हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की ब्रॉड स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में एनसीईआरटी में सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं। कुछ टर्म्स जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस के बारे में भी इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर की फर्स्ट लाइन में बोला गया है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफिकेशन करने का जो प्रोसीजर है उसके बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं। तो इस लाइन में दो टर्म है कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे अदर टाइप के एनिमल्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इनको क्लासीफाई करने की जरूरत क्या है। ये जो अपनी अर्थ है ना, इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग है। कितने लिविंग है, तो अब तक टिल नाउ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब कर लिया गया है। मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है ना, उनमें से इतनों को जो है इनके बारे में हमें सारी बेसिक बातें पता है कि ये लिविंग रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटाट कहाँ है, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब खाना कैसे खाते हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी बेसिक बातें हमें इनके बारे में पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अर्थ पे सिर्फ इतने ही लिविंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग है और रेगुलर जो है वो प्रोसीजर चल रहा है नए नए लिविंग को ढूंढने का। तो हम इतने लिविंग को एक एक करके नहीं पढ़ सकते, तो कैसे पढ़े, तो बोली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलरिटी है उनके बेसिस पर आप उनके ग्रुप बना दो। कैसे बना दो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक स्कूल है और इस स्कूल में 1 से 12 तक के बच्चे हैं। तो हमने क्या कर रखा है, स्कूल मैनेजमेंट ने एक प्रोसीजर फिक्स कर रखा है कि बच्चा जो क्लास पास करके आया है उस क्लास से नेक्स्ट क्लास में उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। क्यों फिक्स कर रखा है, इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर हम ऐसे ग्रुप ना बनाए तो स्कूल में सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ रहें। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी वही है, 12th क्लास का बच्चा भी वही है, तो एक एक बच्चे को पढ़ाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो क्या कर दिया, जो बच्चे सारे जिन्होंने 6th क्लास पास की है उन सभी बच्चों को 7th क्लास में एडमिशन दे दिया जाए। तो एक ग्रुप बना दिया गया कि 7th में कौन आएगा, जिनमें जो है जिन्होंने 6th क्लास पास की है। और इस ग्रुप करने से क्या हुआ कि वो सारे बच्चे जिन्होंने 6th क्लास पास की है उनका माइंड लेवल जो है, मेंटल एबिलिटी जो है वो एक लेवल की होगी। उन्होंने वो सारी बेसिक बातें पढ़ी है जो नेक्स्ट क्लास में जब उनको समझाई जाएंगी तो उनको सारी चीजें रिलेट भी हो पाएंगी कि हाँ लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ के आए थे। तो इससे क्या होगा कि स्टडी करवाना आसान हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे है, अर्थ पे बहुत सारे लिविंग हैं, एक एक करके पढ़ नहीं सकते, तो इनकी सिमिलरिटी के बेसिस पर इनके ग्रुप बना दो ताकि एक ग्रुप को हम पढ़े तो हमें पता चल जाए कि अच्छा इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनमें ये सारी कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम अगर 10th क्लास के बच्चों को देखें तो हमें पता होगा कि ये बच्चा जो है इसने अब तक 9th क्लास तक इन इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, मतलब इस बच्चे को इतना चीजें आनी चाहिए और इस बच्चे का माइंड लेवल जो है वो इस लेवल का होगा। ये हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत है ताकि हम एक ग्रुप को पढ़े और ग्रुप के बारे में पढ़ करके इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें मिल सके। तो इस लाइन से दो क्वेश्चन जनरेट हुए थे, दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लाइन में समझाया गया है कि फर्स्ट लाइन में जो हमने बोला ना कि सिविलाइजेशन के साथ में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ही टाइम से ही साइंटिफिक बेसिस के बेसिस पर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। शुरुआत में क्या किया गया, ह्यूमन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका क्या यूज है कि वो फूड के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, शेल्टर के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, क्लोथिंग के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, इसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया था। मतलब अर्लीस्ट टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था। नेक्स्ट लाइन है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लास फॉर क्लासिफिकेशन।
एरिस्टोटल, एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। फादर वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जैसे कि एरिस्टोटल को बोल रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब इन्होंने बायोलॉजी के एरिया में अच्छा खासा काम किया होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, और ये आपको ध्यान में रखनी है कि एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। कैसे क्लासिफाई किया उन्होंने? He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने प्लांट्स को तीन पार्ट में बांटा, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और बेसिस क्या रखा, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जो आपको बाहर से दिख जाए। किसी भी प्लांट को जब आप बाहर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है? उसमें स्टेम कैसा है, उसमें लीफ कैसी है, उसमें रूट कैसी है, ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो ये क्या है? उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा he also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. एनिमल्स को भी दो पार्ट में बांटा, एक तो वो जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और एक वो जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, इस लाइन को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाती हूँ, यहाँ पर समझिए आप। एरिस्टोटल ने क्या किया, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मान लो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको साइंटिफिक बेसिस पर दो ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा। किंगडम वर्ड का यूज नहीं किया था एरिस्टोटल ने, ये बात याद रखनी है। उन्होंने सिर्फ साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, ये ध्यान रखना है। लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी है। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप उन्होंने बना दिया प्लांट ग्रुप और एक ग्रुप उन्होंने बना दिया एनिमल ग्रुप। प्लांट ग्रुप जो है फिर उसको उन्होंने तीन पार्ट में बांटा। एक, कुछ को उन्होंने बोल दिया ट्रीज हैं, कुछ को बोल दिया हर्ब्स हैं और कुछ को बोल दिया श्रब्स हैं। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स उन्होंने रखे ना ग्रुप में, उन एनिमल्स को भी दो पार्ट में बांट दिया। वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको अलग ग्रुप में रखा, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है उनको अलग ग्रुप में रखा। इस तरीके से एरिस्टोटल ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमारे ये चीजें समझ में आ गई कि जितने भी इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि हमारी स्टडी जो है वो इजी हो सके। और ये प्रोसीजर अब से नहीं, सिविलाइजेशन के साथ में ही, जैसे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वैसे ही ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले एरिस्टोटल ने साइंटिफिक टर्म का यूज किया, उससे पहले फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। एरिस्टोटल ने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा, प्लांट और एनिमल। प्लांट को तीन पार्ट में बांटा, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। और एनिमल को दो पार्ट में बांटा, जिनमें रेड ब्लड है प्रेजेंट है उनको अलग ग्रुप में रखा, जिनमें नहीं प्रेजेंट है उनको अलग ग्रुप में रखा। नेक्स्ट लाइन, in Linnaeus time a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, मतलब उन्होंने ये समझाया था कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनका नाम दो वर्ड का होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 का, उसमें ये बेसिक बात दे रखी है। तो कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्हीं कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको दो किंगडम में बांट दिया। पहली बार किंगडम वर्ड का उन्होंने यूज किया और उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और जितने भी लिविंग है उनको प्लांटी, एक किंगडम बनाया प्लांटी और एक किंगडम बनाया एनिमलिया। बेसिस क्या रखा, उन्होंने ये बताया कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनको तो उन्होंने रखा प्लांटी में, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी उनको उन्होंने रखा एनिमलिया ग्रुप में। नेक्स्ट लाइन में बता रखा है, ये जो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसकी कमियां बता रखी है। ये जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ना, this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic like green algae and non-photosynthetic fungi organism. देखो भाई, कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सेल वॉल प्रेजेंट है तो इस ग्रुप में रख दिया, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो इस ग्रुप में रख दिया। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसको प्लांटी बोल दिया, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी उसको एनिमेलिया बोल दिया। तो यहाँ पे ये समझा रखा है कि क्या इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, क्या वो यूनिसेलुलर ही है? नहीं है, वो मल्टी सेलुलर भी है, एक से ज़्यादा सेल के भी है। तो बोले भैया आपने सेपरेशन क्या किया,
समझाने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, कैरोलस लीनियस के बारे में आपने क्या किया, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है ना उनको दो ग्रुप में बांट दिया। इसी ग्रुप में आपने यूनिसेलुलर को रख दिया, इसी ग्रुप में मल्टीसेलुलर को रख दिया, इसी ग्रुप में आपने प्रोकैरियोट को रख दिया, इसी ग्रुप में आपने यूकैरियोट को रख दिया, और इसी ग्रुप में आपने फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जिनमें जो है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, सबको एक ग्रुप में रख दिया। और दूसरे वाले में भी सेम चीजें जो हैं वो आपने रखी, मतलब कोई सेपरेशन नहीं किया आपने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, देखो अभी मैंने आपको एक लाइन बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो मिनिमम एक सेल के बने होने चाहिए। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसके चारों तरफ अगर कवरिंग हो, मतलब जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जब कवरिंग हो जाती है तब ये स्ट्रक्चर जो बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो जिनमें परफेक्टली फाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोट, ठीक है। और जिनमें सेल में जेनेटिक मटेरियल ऐसे सेपरेटली इसी तरीके से रखा रहता है, चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। अब इसको मत बोल देना कि ये मेम्ब्रेन, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये तो पूरी एक सेल है। और इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ अगर कवरिंग ना हो ना, तो उस सेल को हम बोल देते हैं बेटा प्रोकैरियोट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 9th-10th में ये चीजें जो हैं वो समझाई जाती हैं। 9th में चीजें आती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। ओके, तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें बिल्कुल उसने सेपरेट नहीं किया कि यूनिसेलुलर को एक ग्रुप में रखो, मल्टीसेलुलर को अलग ग्रुप में रखो। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक को इस ग्रुप में रखो, नॉन फोटोसिंथेटिक को इस ग्रुप में रखो। इसके अलावा प्रोकैरियोट को इस ग्रुप में रखो, यूकैरियोट को इस ग्रुप में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या रखा, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में आ जाओ, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया में आ जाओ। तो बोलिए कमी है, ये आप चीजों को इस तरीके से मिक्सिंग जो है वो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीजें समझाई गई है लेकिन एनसीईआरटी में उनका नाम नहीं दिया गया है। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस ने दे दिया, इसके बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। मैं आपको चीजें थोड़ी सी समझाऊंगी बेटा, थोड़ी सी चीजों को आप समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर सेपरेट चैप्टर लेती हूँ। देखो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक टर्म का यूज किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट दिया, किंगडम में नहीं दो ग्रुप में बांट दिया। और ग्रुप का नाम क्या था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। उसके बाद में कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको दो किंगडम में बांट दिया। इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना, उन्होंने एक किंगडम बनाया प्लांटी और एक किंगडम बनाया एनिमेलिया। लेकिन उनकी कमियां क्या रही कैरोलस लीनियस की, इसी ग्रुप में ही प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक सब कुछ इसी में, बस बेसिस क्या रखा, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में आ जाएंगे, एब्सेंट है तो एनिमेलिया में आ जाएंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसकी जो कमियां हैं वो मैंने आपको बता दी। अब धीरे धीरे और साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी की, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नस्ट हीकल। क्या नाम है, अर्नस्ट हीकल। अर्नस्ट हीकल ने दोनों ग्रुप की स्टडी की, प्लांटी की भी और एनिमेलिया की भी, ठीक है। उन्होंने देखा कि इसी ग्रुप में प्रोकैरियोट को भी रखा है, इसी ग्रुप में यूकैरियोट को भी रख रखा है, इसी ग्रुप में यूनिसेलुलर को भी रख रखा है, इसी ग्रुप में मल्टीसेलुलर को भी रख रखा है। अर्नस्ट हीकल ने क्या किया, इन दोनों ग्रुप में से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको अलग किया और अलग करके थर्ड नंबर का किंगडम बना दिया। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप ऐसे मान लो, प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम बन गए। अब थर्ड नंबर का उन्होंने किंगडम बनाया और किंगडम का नाम उन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। समझने की कोशिश करना, ये चीजें आपकी रिलेट होनी चाहिए। प्रोटिस्टा किंगडम बना दिया, किसने बना दिया, अर्नस्ट हीकल ने। किनको निकाला, दोनों किंगडम में से, प्लांटी और एनिमेलिया में से जितने भी यूनिसेलुलर है उनको निकाला और थर्ड नंबर का किंगडम बना दिया, किसने, अर्नस्ट हीकल ने। अब प्रोटिस्टा किंगडम जब बन गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि भाई जितने भी जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो ऐसा थोड़ा ना है कि सारे के सारे प्रोकैरियोट होते हैं, नहीं, कुछ प्रोकैरियोट होते हैं और कुछ यूकैरियोट होते हैं। तो अर्नस्ट हीकल ने जो किंगडम बनाया ना, अब उसके और साइंटिस्ट स्टडी करने आई
और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि आपने तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं और जिनका नाम है कोपलैंड। कोपलैंड क्या करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में से जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनको निकालते हैं और फोर्थ नंबर का किंगडम बनाते हैं और किंगडम का नाम है मोनेरा। बना दिया। अब मेरे को आप बताओ कि प्लांटी किंगडम में, एनिमलिया किंगडम में कौन मेंबर बचे। देखो अर्नस्टिकल ने क्या किया, दोनों में से जितने भी यूनिसेलुलर जो है उनको निकाल लिया था। मतलब प्लांटी और एनिमेलिया में कौन बच गए, सिर्फ मल्टी सेलुलर बच गए। ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। अभी मैं आपको एक टेबल समझाऊंगी, वहां पर ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। मतलब प्लांटी और एनिमेलिया में कौन बच गए, मल्टी सेलुलर। सारे के सारे इस अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनको निकाल लिया यूनिसेलुलर को किसने, अर्नस्टिकल ने। और एक ग्रुप क्या बना दिया था, किंगडम क्या बना दिया था, प्रोटिस्टा किंगडम। अब फोर्थ नंबर पे जब कोपलैंड साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में से जितने भी प्रोकैरियोट है उनको निकाला और फोर्थ नंबर का किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम क्या रखा, मोनेरा रख दिया। 4 किंगडम बन गई। तो मतलब प्रोटिस्टा में कौन बच गए, प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट बच गए, ये बात याद रखनी है। मोनेरा में कौन आ गए, मोनेरा में आ गए सारे के सारे प्रोकैरियोट। बेटा प्रोकैरियोट जो है ना, अगर उनके सामने यूनिसेलुलर ना लिखा रहे तो भी आपको समझना है कि प्रोकैरियोट हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया। अब क्या होता है, 1969 की बात है, एक साइंटिस्ट आते हैं और साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर। और R.H. विटेकर जो है वो किसकी स्टडी करते हैं, प्लांटी ग्रुप की स्टडी करते हैं। उन्होंने ये बोला कि प्लांटी ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, प्लांटी ग्रुप में R.H. विटेकर जो है वो प्लांटी ग्रुप की स्टडी करते हैं। उन्होंने ये बोला कि प्लांटी ग्रुप में जितने भी मेंबर है ना, उन मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट है। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि कैरोलस लीनियस ने जो प्लांटी ग्रुप और एनिमेलिया ग्रुप बनाया था उसमें हमने देखा कि सेल वॉल को बेसिस रखा था। तो प्लांटी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, प्लांट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो खाना खुद बनाएंगे, मतलब ऑटोट्रोपिंग होगी। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है और प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पहला डिफरेंस तो ये। और जिन मेंबर्स में काइटिन की सेल वॉल बनी हुई है ना, वो खाना खुद नहीं बनाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रोफिक नहीं है। तो R.H. विटेकर ने ये बोला कि भाई इन मेंबर्स को फिर प्लांटी में क्यों रख रखा है, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर। और जिस सेल वॉल को आपने बेसिस बनाया है वो भी डिफरेंस है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। तो बोली फिर तो कोई सिमिलरिटी ही नहीं हुई, तो बोली डिफरेंस होना चाहिए। तो R.H. विटेकर ने 5th नंबर का किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम रख दिया फंजाई। इस तरीके से हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनको हमने 5 किंगडम में बांट दिया। कौन कौन से किंगडम, एक तो किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में कौन आए, सारे के सारे प्रोकैरियोट। एक प्रोटिस्टा जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बचे 3 किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तीनों में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी काइटिन की बनी हुई, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होगी किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई, और एनिमेलिया में सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। समझ में आई आपको ये बात। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर को समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करो और चीजों को दोबारा से समझो। ये समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो बायोलॉजी की क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं मेन एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कमियां निकली उसके बाद में बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, लेकिन टाइम के साथ में जो ऑर्गेनिज्म कभी प्लांटी ग्रुप में था, अभी मैंने आपको समझाया फंजाई कभी प्लांटी ग्रुप में था लेकिन अभी एक नया किंगडम है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। जो प्लांट और एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो बहुत ही आसान था, अच्छा था, समझ में भी आया। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं रखे जा सके। मतलब उनमें कुछ कैरेक्टर तो प्लांट्स जैसे थे, कुछ कैरेक्टर एनिमल्स जैसे थे, तो ना तो उनको हम प्लांट में रख सकते ना उनको हम एनिमल्स में रख सकते। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो जो
टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया, उसको ये माना जाने लगा कि ये तो सफिशिएंट नहीं है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction. तो टाइम के साथ में ये माना गया इवोल्यूशन रिलेशनशिप कि इन सारे कैरेक्टर्स को भी, कि भाई कैरोलस लीनियस ने सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज करके क्लासिफिकेशन किया, तो टाइम के साथ में सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सबको भी इंक्लूड किया जाए और क्लासिफिकेशन जो है उसको और अच्छा बनाया जाए. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. टाइम के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what groups and organism be included under these kingdoms have been changing. तो जो प्लांट और एनिमल किंगडम में जो मेंबर्स थे वो टाइम के साथ में अलग अलग ग्रुप में जो है वो चेंज हुए हैं. वो ऑर्गेनिज्म जो पहले यहाँ पर थे वो टाइम के साथ में अलग अलग किंगडम में आए हैं. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. ये वही बात है जो भी आपको मैंने अलग से पेज लेकर के चीजें समझाई है, ये उसी को इनडायरेक्टली समझाया गया है. यहाँ पर क्लियरली अंडसिकल, कोपलैंड इन साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया है. डायरेक्टली बात आ गई है 5 किंगडम की. आर.एच. विटेकर ने जो दिया था. इस टेबल को समझने से पहले आप यहाँ पर आ जाओ. आर.एच. विटेकर 1969 जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कैसे प्रपोज किया था? मैंने अभी आपको समझाया कि प्लांटी किंगडम की उन्होंने स्टडी की. इससे पहले 4 किंगडम बन चुके थे. प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, 4 किंगडम बन चुके थे. और उन्होंने क्या किया? प्लांटी ग्रुप को स्टडी किया और उन्होंने 5 किंगडम, 5th नंबर का किंगडम दिया फंजाई. उन्होंने द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है. उन्होंने जो मेन क्राइटेरिया यूज किया ना, जिसको उन्होंने यूज किया क्लासिफिकेशन करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है. उन्होंने यूज किया सेल स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इन टर्म्स को आप याद कर सकते हो. CPMT, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो. रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी वर्ड के लिए ही दूसरा वर्ड यूज किया जाता है थैलस. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पर 5 किंगडम हमने बना दिए. क्या है ये? क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि इस अर्थ पे जो लिविंग है ना, उनको हमने 5 ग्रुप में बांट दिया. स्कूल में जितने भी बच्चे थे, मान लो स्कूल 5th क्लास तक है, 5th लेवल तक की स्कूल है, तो जितने भी बच्चे हैं उनको हमने 5 क्लास में डिवाइड कर दिया. ऐसे ही इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको हमने 5 ग्रुप में बांट दिया, 5 किंगडम में बांट दिया. तो एक किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अब यहाँ पे जो थ्योरी लिख रखी है ना, उसको तुम एक बार ऐसे भूल जाओगे, कुछ नहीं लिख रखा. अभी जो आपको समझाया ना वो आप याद रखो. मैंने आपको समझाया कि अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट है उनको हमने मोनेरा किंगडम में निकाल दिया. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उसको हमने प्रोटिस्टा किंगडम में निकाल दिया. और बचे हुए 3 किंगडम जो हैं उसमें हमने मल्टीसेलुलर को रख दिया. थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जिनकी सेल में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग ना हो, वो तो प्रोकैरियोट होंगे. और अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग हो अलग से, तो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट. तो मोनेरा किंगडम ऐसा है, उसमें प्रोकैरियोट होंगे. बचे हुए 4 किंगडम जो हैं उनमें सब में क्या होंगे? यूकैरियोट होंगे. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सेल वॉल. देखो प्लांटी में से हमने देखा कि आर.एच. विटेकर ने फंजाई को अलग किया. क्यों अलग किया? क्योंकि प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट थी सेल्यूलोज की. फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन किसकी बनी होगी? काइटिन की. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब कैरोलस लीनियस ने दिया था तो 2 किंगडम बनाए थे, प्लांटी और एनिमेलिया. बेसिस क्या रखा था? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनमें प्लांटी, और जिनमें एब्सेंट होगी उनको एनिमेलिया में. तो एनिमेलिया में सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी. मोनेरा में जो सेलुलोज होती है ना, वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, पर किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की और अमीनो एसिड की. ध्यान रखनी है, ये जो टेबल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है.
प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स होंगे, प्रोटिस्टा में कौन मेंबर्स आएंगे, इस अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए यूकैरियोट जो हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। इनके मेंबर्स में कुछ में तो सेल वॉल होगी और कुछ में सेल वॉल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा में क्या आएंगे, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या होगी, एब्सेंट होगी। सारे के सारे क्या हैं, बचे हुए यूकैरियोट्स है, तो इन सब में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट दे रखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, की बॉडी कितनी सेल की बनी होगी। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा, मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, तो यहाँ पे सेलुलर वर्ड लिख रखा है, मतलब एक सेल का बना हुआ, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा जो है उसमें क्या आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो यहाँ भी सेलुलर। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, लेकिन सेल ने मिलकर के क्या बनाया, सिर्फ टिश्यू बनाया। प्लांटी में जो सेल हैं उन्होंने मिलकर के टिश्यू बना लिया और टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बना लिया। एनिमेलिया में जो सेल है उन्होंने टिश्यू बना दिया, ऑर्गन बना दिया और ऑर्गन सिस्टम बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो लिविंग है ना, मोनेरा में जो मेंबर्स है वो खाना कैसे खा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स है कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये बता रखा है। देखो भैया, एनिमेलिया में हम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हम ऑटोट्रोपिक है, खाना खुद बनाते हैं। अब ऐसे मत बोल लेना कि हाँ मैम किचन में जाकर के खाना खुद बनाते हैं, अरे वो वाला नहीं। CO2 और वाटर को एसिमुलेट करके ग्लूकोज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो मतलब हम क्या है, हेटेरोट्रोपिक है। दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ होते हैं ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बनाए। खाना खुद बनाए मतलब CO2 और वाटर को ऐड करे और ग्लूकोज बनाए और बदले में ऑक्सीजन निकाले, या फिर ऑक्सीजन ना भी निकाले, जरूरी नहीं है कि ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बना रहे हैं वो ऑक्सीजन निकालें, पर इसको एसिमिलेट करके खाना बना पाए, ये समझ लो आप। और कुछ होते हैं हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक वो हैं जो खाना खुद नहीं बना सकते हैं। समझ में आया। तो ऑटोट्रोपिक समझ गए, हेटेरोट्रोपिक समझ गए। एनिमेलिया में अपन आते हैं तो अपन क्या है, हेटेरोट्रोपिक है। अब हेटेरोट्रोपिक भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होलोजोइक और एक सेप्रोफिटिक। यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देती हूँ, फिर समझते हैं। एक होते हैं होलोजोइक और एक होते हैं सेप्रोफिटिक। देखो बेटा, जो खाना, जो लिविंग, जो एनिमल अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से ले वो तो होगा सेप्रोफिटिक, और जो किसी अदर को खाए, डेड डिकेइंग मैटर को नहीं खा रहा है, डेड डिकेइंग मैटर को नहीं खा रहा है और किसी और को खा करके उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करे, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्लांट जो हैं वो कैसे होते हैं, खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फंजाई को हमने प्लांट से अलग अलग होते हुए देखा है। RH विटेकर ने फंजाई को प्लांटी से अलग किया था। क्यों किया था, दो रीजन थे। एक तो फंजाई में जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, दूसरा रीजन क्या था कि जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी वो खाना भी खुद नहीं बना रही, तो इसलिए इनको अलग कर दिया था। तो ये कैसे होते हैं, या तो डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेंगे फंजाई, या फिर ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग के ऊपर रहे और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन थे। ओके। प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होंगे और हेटेरोट्रोपिक भी होंगे। ऑटोट्रोपिक मतलब खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और हेटेरोट्रोपिक मतलब दूसरे से लेंगे, दूसरे लिविंग से लेंगे। मोनेरा में जो मेंबर्स है ना वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में भी दो तरीके के होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। क्या डिफरेंस होता है, देखो अभी मैंने आपको समझाया कि ऑटोट्रोपिक कौन होंगे, जो CO2 और वाटर को एसिमुलेट कर सके, जोड़ सके और ग्लूकोज बना सके। अब इनको जोड़ने के लिए अगर केमिकल एनर्जी का यूज किया जा रहा है तो वो तो क्या हो गए, कीमोसिंथेटिक। और अगर इनको जोड़ने के लिए सनलाइट का यूज किया जा रहा है तो वो क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक। समझ में आया। दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो खाना दूसरे से ले, तो इसमें कैसे कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड डिकेइंग मैटर से खाना ले रहे हैं, पैरासिटिक मतलब किसी अदर लिविंग की बॉडी पे रह रहे हैं या बॉडी के अंदर रह रहे हैं और वहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि RH विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देकर के चीजों को जो है वो हमें समझाया। 5 किंगडम कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं और साइंटिस्ट का नेम जो है वो है कार्ल वोज। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊं, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं समझा रही हूँ। कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनेरा किंगडम की स्टडी की। मोनेरा किंगडम वो किंगडम जिसमें इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट प्रेजेंट है वो इसमें इंक्लूड कर लिए गए। अब इन्होंने क्या किया, कार्ल वूज ने मोनेरा की स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोकैरियोट है ना, ये जो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स है ना, इसमें कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, टफ से टफ कंडीशन हो, बिल्कुल सोल्टी एरियाज हो, हाई टेम्परेचर हो, वहां पर भी जिंदा रह सकते हैं। बोली फिर उन मेंबर्स को आप एक ग्रुप में कैसे रख रहे हो, एक किंगडम में कैसे रख रहे हो? तो बोली उनके लिए अलग किंगडम बनाओ। तो ये जो कार्ल वूज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मोनेरा किंगडम को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि इसमें एक जो मेंबर्स हैं वो है आर्की बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और एक होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। बोलिए ये अलग अलग किंगडम है। और ये जो किंगडम है, अब 6 किंगडम हो गए, मोनेरा को 2 किंगडम में बांट दिया, पहले 4 थे, 4 बच गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। कार्लोज ने क्या किया, ये जो आर्की और यू बैक्टीरिया और बचे हुए 4 किंगडम, टोटल जो 6 किंगडम है, इनको 3 डोमेन में बांट दिया। आर्की बैक्टीरिया जो है, इस किंगडम को उन्होंने आर्की में, यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया डोमेन में, और ये जो बचे हुए 4 किंगडम जो हैं इनको यू कैरिया डोमेन में बांट दिया। इस तरीके से टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया, किसने? कार्लोज ने। लेकिन स्टडी के लिए आज के टाइम में लिविंग की जो स्टडी की जाती है उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था। कौन कौन सी किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसी के बेसिस पर स्टडी होती है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है तो हमारी ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख रखा है कि 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। मैंने आपको समझा दिया है। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, बचे हुए 4 में यूकैरियोट्स आते हैं, तो उनको 3rd डोमेन में रख दिया और इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कैसे हुए 6 किंगडम? मोनेरा को 2 किंगडम में बांट दिया और बचे 4, टोटल कितने हो गए? 6 किंगडम हो गए। अब यहाँ पे बता रखा है कि ये जो किंगडम बने हैं इसमें कैसे कैसे चीजें जो चेंज हुई है। जो अभी हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कमियां देखी थी ना, कमियां देखने के बाद में हमने देखा था कि टाइम के साथ में अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग किंगडम बनाई। तो वो जो चीजें हमने जो पढ़ी थी वो यहाँ पर अब चीजें समझा रखी है। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है। पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सब को, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ये सब किस में आते थे? प्लांट में। क्यों? क्योंकि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन अभी अगर हम 5 किंगडम में देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तो आएंगे किसमें? मोनेरा किंगडम में। फंजाई जो है वो अलग से फंजाई किंगडम हो गया। मोसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि लाइन लिख रखी थी कि टाइम के साथ में जो लिविंग पहले प्लांटी में आ रहे थे वो अलग अलग किंगडम में। तो यहाँ पे समझ लो अब आप इस लाइन। The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इन सबको एक में रख रखा था। लेकिन इन सब में कैरेक्टर अलग है, ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो टाइम के साथ में इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विद वाइडली विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्ट। इन सबको एक जगह रखा गया, जबकि अगर इनके कैरेक्टर्स को देखें तो सब एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotes. अभी जो मैंने आपको समझाया कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोट है, उनको यूकैरियोट्स के साथ में रखा गया था। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा गाइरा, इन सबको एल्गी के अंदर रखा गया। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो पहले इसको किस में रखा गया था? प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इसको बाद में किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स।
फंजाई को और प्लांट को एक जगह क्यों रखा जा रहा था? क्योंकि दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंजाई खाना खुद नहीं बना सकती और प्लांट खाना खुद बना सकते हैं, तो हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। दो दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दियर सेल इन वॉल कंपोजिशन। इसके अलावा सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो भी दोनों में डिफरेंट होता है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई, प्लांट में सेल वॉल किसकी? सेलुलोज की बनी हुई। दे रखा है फंजाई हैड काइटिन while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristic were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. लेकिन जब बातों को सीरियसली लिया गया, इन कैरेक्टरिस्टिक को भी ध्यान में रखा गया, तो किंगडम फंजाई के नाम से अलग किंगडम बना दिया गया, फंजाई को सेपरेट कर दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista, जो मैंने आपको समझा दिया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोड टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, earlier placed in algae within plants and both having cell wall, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। यहाँ पे बताया गया है कि अभी प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो पहले इनको प्लांटी में रख दिया गया था, लेकिन ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में, तो अभी इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। पैरामीशियम और अमीबा इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो पहले इनको रखा गया था एनिमेलिया में, लेकिन ये भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो अभी इनको भी किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो मेंबर जो पहले अलग अलग किंगडम में थे, उनको अब निकाल करके एक किंगडम में रख दिया गया है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, जो पहले अलग अलग किंगडम में थे, अब उनको एक में रख दिया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, ये इसलिए हो पाया क्योंकि धीरे धीरे क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज हुआ है। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। बोला गया है कि हो सकता है कि टाइम के साथ में हमारे और चीजें जो अभी हम 5 किंगडम में मेंबर्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है इनमें से ही निकाल करके कोई नया किंगडम बना दिया जाए। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship। टाइम के साथ में कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को ध्यान में ना रखा जाए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी अच्छे से ध्यान में रख करके चीजें जो हैं वो क्या की जाए? ग्रुपिंग की जाए। इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, जो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे इनके बारे में सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।